कि मेरे इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ होगी, दूसरी पार्टी को भी बड़ी तकलीफ होगी। विधानसभा असेंबली का इलेक्शन आएगा, अच्छे फैसले लीजिए ताकि आपकी आवाज विधानसभा में जा सके। मेरी इस बात को यकीन करिए कि आप में हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं, मगर आप और हम में इतनी ताकत है कि हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर अपने पार्टी के नुमाइंदों को विधायक बनाकर गुजरात की विधानसभा में भिजा सकते हैं। लोग आपको बोलेंगे, लोग आपके आके दरमियान में कहेंगे जो आपके इत्तेहाद के दुश्मन है, जो आपकी ताकत के दुश्मन है, जो आपके मसाइल के हल को करवाना नहीं चाहते, जो जूहापुरा में डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो आकर बोलेंगे एक मजलिस का जीत कर जाएगा तो क्या होगा। उनसे कह देना कि एक असदुद्दीन ओवैसी ने आकर हमारे दरमियान में खड़े होकर हमसे कहा कि भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 306 एमपी हैं और उन 306 एमपी के सामने जब मजलिस के दो दीवानों में से एक आदमी खड़ा हो जाता हो तो 300 एमपी पर भारी पड़ जाते हैं भाजपा के। वो मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम भी गुजरात की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर नहीं बैठेंगे कांग्रेसियों की तरह। हम जिंदगी का सबूत देंगे और जिंदगी का सबूत लड़ने से मिलता है, गूंगे अंधे रहने से जिंदगी का सबूत नहीं मिलता। जिंदगी का सबूत इससे मिलता है कि जिसको आप अपना विधायक एमपी बनाकर भी जाते हैं वो जाकर लड़े सरकार से। मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी भी हो, तो उसके सामने सीना तान कर खड़े होकर कहे कि मैं भी भारत का शहरी हूं, जूहापुरा में बसने वाले मुसलमान हैं मगर इंसान हैं, इनको इंसानों की बस्ती के तौर पर देखने की जरूरत है और यहाँ के मसाइल को, डेवलपमेंट को हल किया जाए। ये आवाज आपको सुनाई देगी गुजरात की विधानसभा में, मगर ये दूसरी पार्टी के लोग आएंगे, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद आपके डेवलपमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का आप एक मर्तबा साथ दीजिए। आपने अपने वोट से और अपनी दुआओं से यहां से 3 अराकीन बल्दिया को कामयाब किया। आपने बड़ा सही फैसला लिया, मगर डेवलपमेंट करवाना है जूहापुरा का, इस इलाके का डेवलपमेंट करवाना है। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। मेरे बारे में बहुत सी बातें बोली जाएंगी, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मेरे खिलाफ जितनी बातें करना है कर लो, मगर मैं मुझसे मोहब्बत करने वालों से, नफरत करने वालों से एक बात कह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी की एक एक सांस जब तक अल्लाह बाकी रखेगा, मैं जालिमों से, उनसे मुकाबला करता रहूंगा। मैं मजलूमों की आवाज बनकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे कोई इख्तिदार का लालच नहीं है। अल्लाह ने मुझे 4 मरतबा एमपी बनाया, अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा 4 मीनार के एमएलए बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मगर अल्लाह ने जब मुकाम दिया है, अल्लाह ने जब बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से मुझे नवाजा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र सिर्फ इस तरीके से अदा कर सकता हूं कि मैं गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ूं, मैं मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूं, मैं आपकी आवाज बनूं, आपकी तकालीफ का जिक्र करूं, आपके आंखों में आंसू को देखकर उसको अपनी आंख के आंसू समझ कर लड़ूं, मैं आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करूं। ये मजलिस का मकसद है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी आरएसएस एक नया ड्रामा कर रही है, और वो नया ड्रामा क्या है कि मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक दिल्ली में एक मदरसे को चले गए, दिल्ली में एक मदरसे को चले गए और मदरसे में जाकर उन्होंने कुरान की तिलावत को भी सुना, मदरसे के बच्चों को भी देखा, और मीडिया ने इसको बड़ा खूबसूरती से रिपोर्ट किया है। ऐसा रिपोर्ट किया है कि मोहन भागवत ने बड़ा एहसान किया मदरसे में जाकर। मैं गुजरात के इस जूहापुरा में खड़े होकर
मोहन भगवत साहब से अपील कर रहा हूं, क्या आप बिल्किस बानो से मिलकर उससे कह सकते हैं कि तुझ पर जुल्म हुआ, हम इंसाफ दिलाएंगे? मोहन भगवत, बिल्किस बानो से इंसाफ दिला सकेंगे? उस बच्ची को जिसको उसके पड़ोसियों ने उसका रेप किया, अस्मत रेजी की, बलात्कार किया, जिसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया, जिसकी मां को और दीगर महिलाओं का रेप करके कत्ल कर दिया, उन जालिमों को मोदी बीजेपी की सरकार छोड़ती है। और जब जेल से निकलते हैं ये इस तरह के लोग जो एक बच्ची पर जुल्म किए, उस पर फूल बरसाए गए, क्या मोहन भगवत बिल्किस बानो से मिल सकते हैं? मिलो, मिलकर बताओ, बोलो कि इंसाफ ये होता है, मगर नहीं मिलेंगे। मदरसे को जाते हैं और आसाम में मदरसों को डिमोलिश कर दिया जाता है। मदरसे को जाते हैं और उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होता है। मदरसे जाकर कुरान की तिलावत सुनते हैं और उत्तर प्रदेश में वक्फ की जायदादों का सर्वे किया जा रहा है ताकि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को उनसे छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दिखाना है कि हिंदुओं मुसलमान को लड़ाओ, दलितों को कमजोर करो, मुसलमानों को हमेशा एहसास कमतरी में मुब्तला कर दो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा रहेगा। इस देश में हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से, हमारे बुजुर्गों की मेहनत से, उलमाओं की कुर्बानियों से, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजादी मिली है। और ये मुल्क को अच्छा करना, इस देश को ताकतवर बनाना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। याद रखो मुसलमानों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, आपने बरसों मुख्तलिफ पार्टियों को वोट दिया है। आज मजलिस आपके दरमियान में खड़े होकर कह रही है कि अब वोट लेने वाले बनो। आपने हमेशा बरसों से वोट दिया है, आज वोट लेने वाले आपको बनना पड़ेगा। कांग्रेस को वोट देंगे, भाजपा को कांग्रेस नहीं हरा सकेगी। वो कोई एक और नई पार्टी आई, वो भी भाजपा को नहीं हरा सकती। अगर आज आप गुजरात में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो गुजरात की विधानसभा में आपका नुमाइंदा, आपका खादिम, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके तकालीफ का जिक्र करेगी, लड़ेगी गुजरात की विधानसभा में। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। याद रखिए, वतन अजीज में यकीनन बेशुमार तकालीफ हैं, मसाइल हैं, मगर इसका हल क्या है? बताओ आप मुझे, क्या हल है इसका? लोग बोलते हैं कि नहीं, क्या हल करेंगे? या तो हम घर की दरो दीवार को बंद करके खामोश बैठ जाएं, या फिर हम मैदान में आकर जमहूरी तरीके से अपनी आवाज को उठाएं। घर के दरो दीवार बंद करके बैठ जाना आसान जरूर है, मगर याद रखो वो बुज़दिली की निशानी है। अगर ये देश हमारा है तो इस देश के बुनियादी फैसले और हमारे मुकद्दर के फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा सियासी तौर पर सही फैसला लेकर, मुत्तहिदा तौर पर अच्छा फैसला लेकर आप यहां से मजलिस को कामयाब करिए। जो मजलिस का उम्मीदवार होगा, हम भी सबसे राय मशवरा करके एक फैसला ले रहे हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा में पहुंचाइए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मैं आपके इलाकों में आऊंगा। एक नहीं, 4-4 घंटे पैदल दौरा करूंगा। आपका घर मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, मेरा घर है ये। मैं आपके घर पर दरवाजे पर आऊंगा, आपका बेटा बनकर आऊंगा, आपका भाई बनकर आऊंगा। बल्कि अगर आप कहेंगे तो आपके इत्तेहाद की भीख मांगने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं गुजरात को, मैं इसलिए आया हूं कि आपके मसाइल हल हो जाएं।
मैं अपनी इज्जत या अपनी दौलत या अपनी अनानियत में इजाफे के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके दरमियान में आया हूं, आता रहूंगा ताकि जुल्म का खात्मा हो सके। बताओ, एक जुहापुरा मुसलमानों का इलाका है और उस बुनियाद पर उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप हमारा साथ देंगे और हमारी सरपरस्ती करेंगे, हम हमारी गलतियों को सुधारेंगे। यही चंद बातें मुझे आप तक कहना था। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असद साहब से एक गुजारिश करूंगा कि जो 3 नाम आपने विधानसभा के लिए था, वो तीनों कैंडिडेट यहाँ मंच पर मौजूद है। कौशिकाबेन परमार, आप तीनों हाथ में क्या हो भाई, वो हाथ से आप